दोस्तों, मुंबई के अंधेरी इलाके में एक व्यक्ति रहा करता है जो टेम्पू चला के यानी कि टैक्सी चला के अपने परिवार का भरण पोषण किया करता है। एक दिन जब वो अपना टेम्पू लेकर दिन भर चलाता है और जैसे ही शाम होती है और वो अपने घर को जाने के लिए प्रस्थान करने वाला होता है, तो उसके फोन पे एक फोन आ रहा था, लेकिन वो पीछे उसके एक सवारी बैठी होती है। उस सवारी से बात करते हुए इतना मशगूल था कि वो फोन नहीं उठा पाता है, लेकिन जब उसके पास लगातार फोन बज ही रहा था तो वो अपना फोन उठाता है और वो फोन उसकी पत्नी का होता है। पत्नी उससे कहती है कि ऐसा है कि तुम घर आते वक्त सब्जी खत्म हो गई है, सब्जी लेते आना। तो वो कहता है ठीक है, और फोन कट जाता है। वो फोन को अपने पॉकेट में डाल देता है और अपना ऑटो रिक्शा वैसे चलाते रहता है। शाम को जब एकदम घर जाने के लिए तैयार होता है, 1 घंटे और रिक्शा चलाता है। जब और शाम होती है, जब अपने घर जाने के लिए एकदम से तैयार होता है, तो उसे याद आता है कि उसकी पत्नी ने उससे कहा था कि घर आते वक्त सब्जी लेकर आना। अब वो जाता है मार्केट में जहां पर सस्ती सब्जियां मिलती हैं, सब्जी खरीदता है और जैसे ही वो अपनी सब्जियों को अपने पीछे वाली सीट पर रखने के लिए रखता है सब्जियों को, वो देखता है कि किसी कस्टमर का, किसी ग्राहक का जो उसके टेम्पू पर बैठा था, उसका बैग छूट गया है। अब वो बैग को उठाता है और बड़ी अचरज भरी निगाहों से बैग को ध्यान से खोलता है, और जब बैग के जैसे ही चैन खोलता है, उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। दरअसल बैग में पैसा या रुपया नहीं था, बैग में कई जोड़ी आभूषण थे जिनकी मार्केट में कीमत करीब 15 से 20 लाख रुपए थी। जब वो देखता है तो बहुत हैरान परेशान हो जाता है। अब वह सोचने लगता है कि आखिर ये बैग किसका है। उसने सुबह से शाम तक बहुत सारी सवारियों को उनके घर तक पहुंचाया, उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। वो ये सोचकर हैरान हो जाता है कि आखिर ये बैग किसका है। दोस्तों, क्या उस व्यक्ति ने बैग लौटाया या उस व्यक्ति को मिला जिसका वो बैग था? क्या उस व्यक्ति ने बैग पाया या फिर वो पूरी बैग को अपने पास रख लिया, मार्केट में ले जाकर उसमें जो सामान थे, जो आभूषण थे, सोने के गहने थे, उनको मार्केट में बेच दिया? दोस्तों, आखिर पूरी कहानी में क्या होता है? बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं आपके इस चैनल पर दिल को छू लेने वाली कहानियां और एक सीख देने वाली कहानियां अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। फिलहाल बिना देरी किए हुए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब वह व्यक्ति सीधा ही अपने घर जाता है, अपनी पत्नी को सब्जी वगैरह देता है। सब्जी वगैरह देने के बाद अपनी पत्नी से सारी बातें बताता है। अब उसकी पत्नी कहती है कि नहीं, ये जो बैग है जिसका है उसे ढूंढ कर दे दो, हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है कि हाँ, तुम सही कह रही हो, मेरे मन में भी ऐसा ही कुछ था। मैं भी सोच रहा था कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, जिसका बैग है उसे दे दूंगा। दरअसल दोस्तों, ये पूरी कहानी स्टार्ट होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है अमेठी। अमेठी का ही रहने वाला था नीरज। नीरज जब अपने समय के साथ धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, बड़ा होने के दौरान वो देखता है कि अब उसे एक लड़की से प्यार हो गया था, जो कि नीरज के गांव के कुछ दूर की ही रहने वाली थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मुसीबत की बात यह थी दोस्तों कि दोनों अलग अलग बिरादरी के, दोनों अलग अलग जाति के थे, इसलिए सामाजिक तौर पर उनकी शादी नहीं हो सकती थी। अब नीरज और वो लड़की दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और फिर प्यार करते करते दोनों शादी का निर्णय लेते हैं। लेकिन जब सामाजिक तौर पर उनकी शादी नहीं हो पा रही थी, तब नीरज उस लड़की को कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो वो लड़की कहती है कि हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी, मैं तुमसे ही प्यार करती हूं। और नीरज, वो लड़की घर से एक दिन भाग जाते हैं और भागकर सीधा पहुंच जाते हैं मुंबई। मुंबई में वो अंधेरी में एक अपना छोटा सा कमरा लेते हैं, जिसे हम खोली कहते हैं। उसी खोली में रहने लगते हैं। लड़की कुछ पैसे, कुछ सामान अपने साथ ले गई थी, जिसे बेचकर ये दोनों अपना कुछ दिन जीवन यापन करते हैं। और नीरज ने भी अपने साथ कुछ पैसे जुगाड़ किए थे, वो भी, जो उसके पास भी पैसा था, वो भी वो खर्चा करके अपने जीवन को यापन करने लगता है। लेकिन कुछ दिन बाद ही उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। दरअसल नीरज बहुत ही मेहनती और बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। तो वो क्या करता है कि इधर उधर काम की तलाश में
पैसे की तलाश में अपना दिमाग लगाने लगता है और फिर वो देखता है कि उसी अंधेरी में एक जगह बिल्डिंग के काम चल रहा है, घर बनने का काम चल रहा है। वो उस ठेकेदार से मिलता है और ठेकेदार कहता है कि ठीक है नीरज, तुम कल से आ जाना। दरअसल वो ठेकेदार जो बिल्डिंग बना रहा था वो भी उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला होता है, लखनऊ का। तो बिल्डिंग के ठेकेदार और नीरज में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। अब वो लगातार 2-3 महीने वहां पर काम करता है और काम करने के दौरान ठेकेदार और नीरज की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद इधर उसके परिवार में अब धीरे धीरे समय गुजर जाता है, 1-2 साल गुजर जाता है। अब नीरज को एक बिटिया ने जन्म लिया था। अब उसके खर्चे और भी बढ़ चुके थे। अब जब उसके खर्चे और बढ़ चुके थे तो नीरज को लगने लगा था कि जो काम कर रहा था है उस काम से उसके घर का खर्चा नहीं चल पाएगा। तो वो धीरे धीरे सोचता है और कुछ पैसे जो इकट्ठा करता है तो अपने लिए एक टेम्पू खरीदता है। उस टेम्पू को वो चलाता है और उसकी जो किस्त आती है महीने में वो किस्त भरता है और उस टेम्पू को चलाने लगता है। धीरे धीरे समय उसका अच्छा गुजरने लगता है। परिवार में जितने भी खर्चे थे तीनों लोगों के यानी कि बिटिया और उसकी वाइफ और उसके वो अच्छी तरीके से पूरे हो रहे थे। लेकिन अचानक दोस्तों एक दिन क्या होता है कि नीरज की जो बिटिया होती है, अभी चूंकि वो छोटी थी और वो तेजी से बीमार हो जाती है। अब नीरज उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और हॉस्पिटल में उसका कई दिन इलाज चलता है। लेकिन ईश्वर का शुक्र कहिए कि उसकी बेटी पूरी तरीके से स्वस्थ होकर आ जाती है। लेकिन उसके इलाज कराने में नीरज के बहुत सारे पैसे खर्चे हो जाते हैं और स्थिति ये आ जाती है कि कई लोगों का वो कर्जदार बन जाता है और वो कर्जदार लगातार उसकी खोली पर, उसके कमरे पर आकर तंग कर रहे थे। इसलिए नीरज ने अपना जो टेम्पू खरीदा था उस टेम्पू को बेचारा वो बेच देता है और सब लोगों के कर्जे भर देता है। उसके बाद वो फिर से एक बार बेरोजगार हो जाता है। फिर वो अपने उस मित्र ठेकेदार के पास जाता है, लेकिन तब तक वो ठेकेदार कहीं और काम पे चला जाता है और उसका मोबाइल नंबर वो मिलाता है लेकिन उसका फोन नहीं मिल पाता है। अब दोस्तों क्या होता है कि नीरज बेचारा थका हारा परेशान एकदम बेरोजगार की तरीके से घूमता रहता है कि अचानक उसको एक टेम्पू वाला, चूंकि उसने काफी दिन तक शहर में टेम्पू चलाया था तो कई टेम्पू वाले उससे परिचित थे। एक टेम्पू वाला मिलता है, उससे नीरज अपनी पूरी आप बीती सुनाता है। वो टेम्पू वाला कहता है कि ठीक है नीरज भाई, मेरे नजर में तो कोई ऐसा काम नहीं है लेकिन एक चीज है अगर आप करना चाहो तो नीरज उससे पूछता है कि भाई क्या? तो कहता है कि दरअसल इसी मोहल्ले में एक व्यक्ति हैं जिनके पास 20-25 टेम्पू है, उनसे आप टेम्पू ले लो 12 घंटे के लिए। उनको कुछ किराया आपको देना होगा, किराया काटने के बाद जो आपका बचेगा वो सब आप अपने पास रख सकते हो। और फिर नीरज अगले ही दिन वहां पे जाता है और वहां से एक टेम्पू लेता है और चलाने लगता है। धीरे धीरे उसका खर्चा चलने लगता है और अचानक जब एक दिन उसकी पत्नी शाम को सब्जी मंगाती है तब वो सब्जी के साथ वो बैग पाता है। अब नीरज उस बैग को अगले दिन जब पाता है तो ढूंढने लगता है, कई लोगों के घर जाता है, कई लोगों को वो पहचानता था जिन सवारियों को लेकर पिछले दिन वो गया था। तो कई लोगों को दिखाता है तो कई लोग लालच बस कहते हैं कि हाँ मेरा बैग है, हाँ मेरा बैग है। लेकिन नीरज जब उन व्यक्तियों से पूछ रहा था कि उस बैग में क्या है तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी बताने से मना कर दे रहा था, यानी कि उस बैग में जो कुछ था वो नहीं बता पा रहे थे। अचानक उसे ध्यान आता है कि शाम को एक मैडम हमारे टेम्पू पर बैठी थी, हमारे टैक्सी पर बैठी थी। हो ना हो बैग अब उन्हीं का है, क्योंकि वो सबसे तफ्तीश कर चुका था, सबसे जानकारी ले चुका था। और इधर जिसका वो बैग था उनका नाम होता है दोस्तों प्रिया। अरबपति घर की पत्नी होती हैं, उनका पति अरबपति होता है। उनका मुंबई में बहुत बड़ा बंगला होता है, बहुत महंगी महंगी उनके पास कारें होती हैं। उसी दिन प्रिया के बहन की बेटी की शादी होती है तो प्रिया अपने पति से कहती है कि दरअसल मुझे गिफ्ट देने के लिए सामान की जरूरत है, कुछ गहनों की जरूरत है। तो उसका पति कहता है कि ड्राइवर ले लो और गाड़ी ले लो, चली जाओ। अब वो अपने ड्राइवर के साथ अपनी महंगी लग्जरी कार से जाती है आभूषण भंडार पे, कई जोड़ी गहने लेती है और गहने लेकर जैसे ही वो बाहर निकलती है ड्राइवर अब कार में सेल्फ मारता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। और जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो वो काफी देर देखती है कि शायद गाड़ी स्टार्ट हो जाए, लेकिन जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है दोस्तों
तो वो अपने ड्राइवर से कहती है कि दरअसल शाम को ही शादी है, अभी मुझे तैयार भी होना, अभी मुझे पार्लर भी जाना है, बहुत सारे काम बचे हुए हैं। ऐसे में ऐसा करो कि जब गाड़ी ठीक हो जाए तुम लेकर बंगले पे चले आना, मैं किसी टेम्पू से चली जा रही हूं घर, किसी टैक्सी से चली जा रही हूं। और फिर वो खड़ी होकर वहीं टैक्सी का वेट करने लगती है और अचानक नीरज अपनी टैक्सी लेकर उसके सामने जैसे ही पहुंचता है, वो नीरज के टैक्सी पर सवार होती है और फिर उसे नीरज उसके घर छोड़ता है। लेकिन नीरज जब उसे घर छोड़ता है तब उसके बाद नीरज जब वापस आता है तो उस मैडम प्रिया को भी ये नहीं पता होता है कि मेरे जो कीमती आभूषण थे, मेरे जो कीमती जेवरात थे, वो उसी टेम्पू में छूट गए। और नीरज को भी नहीं पता होता है। नीरज हो तो जब शाम को सब्जी रखने लगता है अपने टेम्पू में, तब नीरज को पूरी तरीके से पता होता है कि यार ये तो किसका बैग छूट गया है। अब नीरज उस मैडम के पास जाता है। मैडम जैसे ही देखती हैं कहती हैं कि हाँ मेरा ही बैग है। वो पूछता है कि उसमें क्या क्या रखा है। प्रिया मैडम नीरज को एक एक चीज बताती हैं कि उसमें ये सामान थे, उसमें इतने जोड़ी गहने थे। अब नीरज जान जाता है कि हाँ ये मैडम का ही बैग है और मैडम को वापस करने लगता है। तब मैडम उससे पूछने लगती हैं कि तुम्हारा क्या नाम है, तो अपना नाम बताता है नीरज। फिर मैडम उससे एक एक चीजें पूछती हैं और कहती हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। अब नीरज मैडम को पूरा बैग वापस कर देता है और मैडम नीरज से एक ही प्रश्न पूछती हैं कि क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी भी लालच नहीं आई, इसमें तो करीब 10, 12, 15 लाख रुपए के गहने हैं और तुम एक टेम्पू चालक हो, क्या तुम इसे ले नहीं सकते थे, इसे बेच भी सकते थे। और काफी देर हो चुकी है, लगभग 24 घंटे बीतने वाले हैं। नीरज अगर तुम चाहते तो इनको बेचकर तुम अपना खुद का टेम्पू ले सकते थे। तब नीरज मैडम को समझाता है कि मैडम हम गरीब भले हैं, हम मजदूर भले हैं, लेकिन हम बेईमानी नहीं करते। हमें जो ईश्वर देता है हम उसी में खुश रहते हैं और उसी से अपने परिवार का गुजारा करते हैं। मैडम को ये बातें नीरज की बहुत भा जाती हैं। अपना फोन नंबर दे दो, अपना पता दे दो और नीरज बता दो तुम कहां रहते हो। नीरज अब मैडम को अपना पूरा पता बताता है और फिर अपना टेम्पू लेकर अपने काम में जुट जाता है, सवारियों को ढूंढने के काम में। अब मैडम अगले ही दिन नीरज के घर पहुंचती हैं। उसके बाद उस पुलिस स्टेशन पहुंचती है जहां पे उन्होंने बाकायदा एफआईआर करवा रखी थी। पुलिस वालों को बताती हैं कि वो बैग मिल चुका है। जब पुलिस वाले ये सब जानते हैं कि वो बैग मिल चुका है, तब प्रिया मैडम से पूछते हैं कि मैडम वो बैग कैसे मिला। तब प्रिया मैडम सारी कहानी बताती हैं। पुलिस वाले भी उसका नाम और नंबर और पता नोट करते हैं, टेम्पू का नंबर नोट करते हैं और उसे सम्मानित करना चाहते हैं। और इधर प्रिया मैडम अगले दिन नीरज के घर पर जाती हैं और नीरज ने पहले ही बताया था कि उसके घर में कौन कौन है और कितनी कितनी उम्र है। मैडम जब उस खोली के पास, उस कमरे के पास नीरज के पहुंचने वाले होती हैं तो उस मोहल्ले में जितने भी लोग रहते थे वो सब उस गाड़ी की तरफ देखते हैं। दरअसल गाड़ी बहुत महंगी थी, बहुत लग्जरी गाड़ी थी। लोग एक टकटकी लगाकर देख रहे थे और जैसे ही प्रिया मैडम कार से निकलती हैं वैसे ही सामने नीरज की पत्नी दिख जाती है। वो जब तक कुछ सोचती समझती तब तक नीरज भी आ चुका था। दरअसल प्रिया मैडम ने आते वक्त नीरज को फोन कर दिया था। अब नीरज और नीरज की पत्नी और मैडम तीनों एक दूसरे को देखते हैं। अब नीरज अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है कि दरअसल ये वही प्रिया मैडम है जिनका बैग मेरे टेम्पू में छूटा था, जिनका बैग मेरे टैक्सी में छूटा था। अब नीरज की पत्नी सब कुछ समझती है। फिर प्रिया मैडम अपने ड्राइवर को इशारा करती हैं और ड्राइवर को इशारा करने के कुछ देर बाद ही ड्राइवर बहुत सारे कपड़े, मिठाई सब कुछ लेकर आता है। उसके बाद कुछ नगद पैसे वो नीरज को देना चाहती हैं, लेकिन नीरज मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं मैडम, मुझे तो ये सब भी नहीं लेना था, मैं मना कर रहा हूं, लेकिन अगर आप प्यार से दे रही हैं तो कोई बात नहीं। तुम्हारी बेटी जो एक सामान्य स्कूल में पढ़ने जाने वाली थी, सामान्य स्कूल में पढ़ रही थी, मैं उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी। वो कहता है कि नहीं मैडम, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन प्रिया मैडम मानती नहीं है। वो उसे अपने ऑफिस बुलाती है, एक एड्रेस नोट करके देती हैं और अगले दिन नीरज उस एड्रेस पर जब पहुंचता है तो आलम बहुत अलग होता है। दरअसल एक टैक्सी जो बाहर खड़ी थी बिल्कुल नया, जिसपे फूल वगैरह लगे थे, वहां पे कई लोग इकट्ठा थे। अब वो कुछ समझ नहीं पाता है, लेकिन जब अंदर जाता है तो प्रिया मैडम बाहर आती है ऑफिस से और कहती है कि नीरज, ये है तुम्हारी ईमानदारी का इनाम।
अब तुम किसी की टेम्पू नहीं चलाओगे, अब तुम किसी की टैक्सी किराए पर नहीं चलाओगे, ये तुम्हारी अपनी अमानत है। वो रोने लगता है, हाथ जोड़ने लगता है, उसकी पत्नी भी रुआसी हो जाती है। लेकिन प्रिया मैडम कहती है कि मेरे लिए ये सब कुछ नहीं है, मेरे लिए छोटी बात है, अगर तुम चाहते तो उन गहनों को बेच के 2 4 5 टैक्सी ले सकते थे, लेकिन तुमने ईमानदारी की जो मिसाल दी है उसके आगे ये सब कुछ नहीं है। और फिर बाकायदा प्रिया मैडम नीरज को उस टेम्पू की, उस टैक्सी की चाबी पकड़ाती हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देती हैं। और इधर पुलिस वाले नीरज को ढूंढकर, उससे फोन करके, उससे संपर्क करके बाकायदा उससे सम्मानित करते हैं। कई पत्रकार लोग उस सम्मान समारोह में आते हैं और इस तरीके से पूरा मोहल्ला नीरज को एक ईमानदार आदमी के तौर पर देखने लगता है। और जो जो पूरी कहानी सुनता है उसके मुंह से बस यही निकलता है कि जो ईश्वर दे उसी में हमें अपने हद में रहना चाहिए और हमेशा, चाहे गरीबी हो, चाहे अमीरी हो, चाहे जैसा वक्त हो, हमें ईमानदारी अपनी बिल्कुल नहीं त्याग करनी चाहिए। शायद आज के समय में ऐसा ईमानदार आदमी मिलना मुश्किल है। फिलहाल दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप नीरज और प्रिया मैडम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी दिल की राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था, ना ही आपका समय जाया करना था। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ एक था, आप इस कहानी को सुनकर इसमें से कुछ अंश अपने जीवन में लाएं। बस हमारा यही उद्देश्य था। दोस्तों, फिलहाल आपको पूरी कहानी कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप ये कहानी किस जिले से, किस प्रदेश से, किस गांव से, किस मोहल्ले से, किस जगह से देख रहे थे ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ हो तो कहानी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूं ऐसी एक नई, दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।